हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जो है हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे क्लास 5 के लिए। ठीक है। और आपका दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपने मात्राओं का ज्ञान पढ़ा था, दूसरे में आप लोग वर्ण विन्यास पढ़ेंगे यानी अरेंजमेंट ऑफ लेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ण के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण का मतलब होता है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम और भी तोड़ नहीं सकते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। के साथ साथ अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ऐसा हम पहले जानते हैं। ठीक है। अब आइए हिंदी वर्णमाला जिसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो हिंदी वर्णमाला भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जैसा कि आप जानते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्वर पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्वर क्या होता है? स्वर में देखिए स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं। ये स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। इनके लिए हमें किसी प्रकार के अवरोध नहीं होता है। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है तो किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, यानी उच्चारण में इनकी स्वतंत्रता पाई जाती है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनकी संख्या 11 है और ये दो तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में। तो अपने मूल रूप में जैसे है आ ई, यानी यह मूल रूप है। वास्तव में इनसे बने हुए शब्द हो जाते हैं। और जब मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिला करके हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे क धन आ का, क धन ई की, तो ये मात्रा का रूप हो गया। मूल रूप में सीधा हम जैसे अ है तो अ से अनार कहते हैं, आ है तो आ से आम कहते हैं, ई है तो ई से इमली, बड़ी यानी जिसको ई कहते हैं उसे ईख बनता है। तो यह मूल रूप से इसका प्रयोग होता है। लेकिन हम मात्रा के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो जैसे हो गया क में अ जोड़ेंगे तो क होता है, जैसे क से कहते हैं कबूतर। तो उसी तरह से हम अन्य मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे आ है, का हो गया, की, ई। ठीक है। अब आइए हम लोग स्वर के भेद पढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर के भी दो भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व, यानी इसे ह्रस्व कहते हैं और इसे दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है, अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर जिसे कहते हैं अ ई उ री, यानी इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में उच्चारण में क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे ये 7 हैं, ये 4 हैं, ह्रस्व स्वर 4, और ये जो है 7 हैं। तो 7 में देखिए कौन है, आ ई उ ए ऐ ओ आओ। ठीक है। तो ये जो है दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा जो है ह्रस्व से दूना समय लगता है, यानी ये दूने स्वर के साथ ये बोले जाते हैं। अब देखिए अनुस्वार भी है इसके साथ साथ। अनुस्वार जो हम अंक की बिंदी लगाते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार जो है जब हम शिरोमणि रेखा के ऊपर, शिरोमणि रेखा का मतलब होता है कि जैसे हम कोई अक्षर लिखते हैं तो ये जो ऊपर जो रेखा खींचते हैं, ऊपर ये रेखा खींचते हैं, जो ये शिरोमणि रेखा होती है। इसके नीचे मान लीजिए हम क बनाते हैं, ये क हो गया, और ये रेखा क्या हो गई, शिरोमणि रेखा। शिरोमणि रेखा के ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं, ये वाली बिंदी लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वह जो है चिन्ह हो जाता है, जिसका उच्चारण हम नाक से होते हैं। जब हमारी हवा जो है, प्राणवायु जब बाहर नाक से निकलती है तो इसका उच्चारण होता है इस बिंदी का। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग होता है जंगल, कंगन, दंगल आदि। तो इस तरह अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु होता है, जिसका उच्चारण जो है नाक से, यानी हमारी जो प्राणवायु होती है नाक से भी निकलती है और गले से भी, यानी कंठ से भी निकलती है। तब चंद्रबिंदु का जो है ध्वनि आती है, जैसे आँख, चांद, गांधी आदि। ठीक है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। इसी शब्द के बाद हम ह की ध्वनि निकालते हैं तो वह विसर्ग हो जाता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। ठीक है। ये विसर्ग होता है। विसर्ग क्या होता है? यानी
उच्चारण इसका जो ह होता है और ये शब्द के बाद जब आते हैं हिंदी में तो वह जो है विसर्ग हो जाता है, जैसे प्रातः और अतः। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमने स्वर को पढ़ा। स्वर में आपके 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 मूल स्वर होते हैं और 7 जो है क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, यानी ह्रस्व और दीर्घ। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर के बारे में हमने जानकारी ले ली, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोली जाती है। व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसकी संख्या 35 होती है। व्यंजन जो है हम जो है अलग से नहीं प्रयोग कर सकते। इसके उच्चारण के लिए हमें जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसकी संख्या 35 है। स्वर की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। अगर मान लीजिए हम बिना स्वर के उसको लिखते हैं तो उसके नीचे उस वर्ण के नीचे हमें उस वर्ण के नीचे, जैसे मान लीजिए क लिख रहे हैं, क अगर बिना स्वर के लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हलंत लगाएंगे। क के नीचे हलंत लगाए। मान लीजिए ख है ये आपका, ये ख है, तो ख में अगर हम स्वर नहीं लगाते हैं तो ये हलंत लगाना पड़ेगा, तब हम बिना स्वर के ये लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 35 होती है। स्वर की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग होता है। जैसे चिन्ह। चिन्ह में देखिए ह में स्वर नहीं लगा हुआ है, च में स्वर लगा है, च में छोटी ई की मात्रा लगी है, ह में स्वर नहीं लगा है तो उसके नीचे हलंत लग गया। और न में स्वर लगा है, न प्लस अ, तब जाके ये पूरा होता है न, तब जाके ये न होता है। ठीक है, न में हलंत लगा। अगर इसमें अ जोड़ देते हैं तब ये न होता है। ठीक है, हिंदी के वर्णों के ऊपर रेखा खींच जाती है, इसे सिरो रेखा कहते हैं। अभी बताया ना, हिंदी के वर्ण जैसे होते हैं, हिंदी के वर्ण जैसे क हो गया, तो क को जैसे मान लीजिए क ही लिख रहे हैं, क लिख रहे हैं ये, और ये लाइन खींचते हैं तो शिरोमणि रेखा कहते हैं इसको। अन्य भाषाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अन्य भाषाओं में शिरोमणि रेखा की आवश्यकता नहीं होती है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पंचम वर्ण अंगा, इ, अड़, न, म को स्वर के बिना लिखते समय सिरो रेखा के ऊपर बिंदु या अनुसार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंघा, गंगा, चंचल, झंडा, खंभा, मंत्र। जैसे आपको मैंने दिखाया, ये देखिए व्यंजन के जो वर्ण है, ये क वर्ण, यानी क वर्ण में क, ख, ग, घ, अंगा, ये पंचम वर्ण है। अंगा जो है क्या है, पंचम वर्ण। उसी तरह च, छ, ज, झ, ये क्या है, पंचम वर्ण है। ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़ पंचम वर्ण है। त, थ, द, ध, न क्या है, ये पंचम वर्ण है। तो इसको जब हम प्रयोग करते हैं, प, फ, ब, भ, म भी क्या है, यानी ये जो है वर्णों के अंत में जो वर्ण आता है, जो पंचम वर्ण, 5वां वर्ण होता है, उसे पंचम वर्ण कहते हैं। और यह जो है अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिरोमणि रेखा के ऊपर जो है, जो हम लाइन खींचते हैं, ये वाली लाइन, उसके ऊपर ये बिंदी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कंघा, कंघा में कंघा, अंगा की ध्वनि आ रही है ना, तो अंगा वहाँ नहीं लिखेंगे, उस पर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे। जैसे गंगा, ग के बाद अंगा आ रही है ना ध्वनि, तो अंग की जो ध्वनि आ रही है वह क्या हो जाएगी, ऊपर जो है अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। शिरोमणि रेखा के ऊपर जो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं वह क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। चंचल में देखिए च है और इया की ध्वनि, चंचल, यानी इया की ध्वनि आ रही है, तो इया को हम इया न लिख करके हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जबकि संस्कृत में हम उसको क्या करते हैं, इया की ध्वनि। जैसे मान लीजिए चंचल लिखा है, तो चंचल को हम ऐसे लिखते हैं संस्कृत में, ऐसे चंचल। ठीक है, लेकिन हिंदी में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। मान लीजिए गंगा है, तो गंगा जब हम लिखते हैं, गंगा संस्कृत में कैसे लिखते हैं, ये अंगा लिखेंगे, गंगा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, करने लगते हैं, यानी बिंदी के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, अब आइए हम इतना हमने समझ लिया अनुस्वार का प्रयोग क्यों करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हम पंचम अक्षर के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारा क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, प वर्ण और त वर्ण है, उसके पंचम अक्षर के रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जो शिरोमणि रेखा के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, अब आइए हम काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। ठीक है,
व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में, अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन मैं आपको बता रही हूँ। स्पर्श व्यंजन ये क से लेकर के म तक जो है ध्वनि जो है स्पर्श व्यंजन कहलाती है। क से यानी क वर्ण, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। ये क से लेकर म तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। यानी आपको समझ में आ गया, क से लेकर म तक, यानी इन क से म से तक के वर्णों की संख्या 25 होती है। जैसे 5, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो क से म तक की होती है। अब दूसरा देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन है? य से लेकर व तक ही स्पर्श। अंतस्थ ध्वनियाँ जो है 4 होती हैं। य र ल व। अंतस्थ ध्वनियाँ कौन होती हैं? य र ल व, ये अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। जो अंतस्थ ध्वनियाँ जो होती हैं ये 4 होती हैं, य र ल व। और ये जो है ऊष्म, तीसरा हमने पढ़ा है ना, आपने देखा 25 होती हैं। 25 वर्ण होते हैं और इसमें 4, और इसमें भी 4 होता है, उसमें भी। उसमें 4 कौन कौन है? तो आपका जो है दिखा रहे हैं अभी। ओह, ये हाँ, ये ऊष्म श श स ह, ये ऊष्म ध्वनियाँ हैं। श श स ह ये क्या है? ये ऊष्म ध्वनियाँ है, ये ऊष्म है, ये अंतस्थ है, और ये जो है 25 जो है आपका स्पर्श है। यानी व्यंजन 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इतना समझ में आया? स्पर्श व्यंजन उच्चारण जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलते हैं। क से म तक की ध्वनियाँ 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये 25 जो है स्पर्श हैं। अंतस में इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के माध्यम से होता है, यानी ये व्यंजन भी कहते हैं। और ये जो है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि इसके उच्चारण में ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है। ये 4 होते हैं, श स स ह। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु अंदर से आती है वो घर्षण करते हुए ऊष्मा पैदा करती है। वह हमारे जीवा से और तालु से टकराते हुए घर्षण पैदा करती है, और तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो आपको व्यंजन मालूम हो गया, 3 होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, अब इसके साथ साथ हम इन तीनों को भी जानेंगे। ये भी व्यंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे व्यंजनों के साथ। जैसे इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी 2 विभिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया व्यंजन बनता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे क में स्वर नहीं है, क धन श, तो क्या हो गया? छ बन गया। उसी तरह ज धन ञ क्या बन गया? ज्ञ बन गया। ज धन ञ मिलकर क्या बना? ज बन गया, ज्ञ बन गया। अज्ञा से आपका जब वाक्य प्रयोग हुआ तो ज्ञान हो गया। उसी तरह त धन र त्र, श धन र श्र, तो क धन छ से छ बन गया। छ का प्रयोग हम किए क्षमा के लिए। ज धन इया, तो इसका जो है ज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया। त धन र त्र त्रिशूल, श धन र श्र यानी श्रम। अब द्वितीय व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन वर्ण होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन द्वितीय व्यंजन में 2 समान व्यंजनों से मिलकर जब व्यंजन बनते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यानी 2 समान व्यंजनों से मिलकर, जिसे क और क मिलकर के, एक क आधा है और एक क व्यंजन के साथ है, तो क हो जाता है, यानी पक्का कहते हैं ना। उसी तरह म और म मिलकर के यानी डबल म हो गया, जैसे मम्मी। च धन च जैसे बच्चा। त धन त यानी पत्ता। तो ये द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। द्वितीय व्यंजन यानी समान जो 2 व्यंजन मिलकर के बनते हैं तो वहाँ द्वितीय व्यंजन होता है, और जब असमान व्यंजन मिलते हैं तो वहाँ संयुक्त व्यंजन होता है। और संयुक्ताक्षर क्या होता है? 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं।
जैसे देखिए क धनिया क्या यानी क्यारी, यानी ये जो दो समान अलग अलग व्यंजन हैं वे एक साथ मिल करके बनते हैं तो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये एक शब्द नहीं बन रहा है, इसमें एक ही साथ दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, त धनिया त्य यानी त्याग, प धनिया प्य यानी प्यारा, द धनिया द्य यानी विद्यार्थी, ये संयुक्ताक्षर हो गए। ठीक है, फिर आइए हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जिसे हम अलग करते हैं। देखिए कमल में क्या है, मैंने बताया था ना कि कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर के सहारे ही लिखे और बोले जाते हैं। तो क में क्या है, अ है, क अगर लिखते हैं ऐसे, इसमें अ जोड़ेंगे तभी ये पूरा क बनेगा। तो कमल है तो क को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क धन अ, फिर म को तोड़ेंगे तो म धन अ, फिर ल को तोड़ेंगे तो ल धन अ, तब जाकर के यह जो है कमल होगा। उसी तरह माता, माँ आ की मात्रा है आ, त आ की मात्रा ता, माता। अब देखिए अंगूर में अंग, क्योंकि अंग सीधे अंग है, अ के ऊपर ये खुद स्वर है, उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यानी अनुनासिक है ये। तो अंग, ग में उ की मात्रा है, बड़ा उ की मात्रा, तो उ को अलग करेंगे क्योंकि स्वर है। फिर र है, र में अ की मात्रा है, र की मात्रा तो होती नहीं, अ जुड़ता है तो र पूरा बने, यानी कोई भी वर्ण जो है जब स्वर के साथ जुड़ता है तो उसके वास्तविक रूप को दिखाता है। जैसे अंगूर, अंगूर, अंगूर। इस तरह रक्षा है, र धन अ, मतलब र पूरा तैयार हो गया। क छ कैसे बनता है, क और श से मिल करके, क धन श धन आ, यानी रक्षा हो गया। ट्रक में ट धन र जो है, ट आधा है र पूरा है, तो क्या हो जाता है, ट के नीचे र आ जाता है। तो ट, अब फिर अ है, क्योंकि ट में अ है, नहीं र में अ है, प्लस क धन अ, ट्रक हो गया। शक्ति, श धन अ धन क धन त धन ई, क्योंकि ई की मात्रा हुआ तो शक्ति हो गया। इस प्रकार जो है वर्ण विन्यास जिसको कहते हैं, यानी वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ण विन्यास और हिंदी की वर्णमालाओं के साथ साथ स्वर के भेद बताने का प्रयास किया और व्यंजन के भी भेद बताने का प्रयास किया। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में उसका ह्रस्व का दूना समय लगता है। और इसके बाद व्यंजन के भेद मैंने बताया, व्यंजन में 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होती है वो उसकी संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। इस प्रकार बच्चे इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसे अच्छी तरह से 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे और दिए गए प्रश्नों का आप आंसर लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, ओके।